स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला पुंज और आज मैं लेकर आ गई हूं आप सभी बच्चों के लिए हमारा चैप्टर जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव। और आज एग्जीक्यूटिव का है पार्ट 2, जहां पर बच्चों हम लोग चैप्टर को करने वाले हैं कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। तो हमने देखा था कि इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी के लिए। जहां पर हमने बात करी थी दो टाइप के एग्जीक्यूटिव की, एक थे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरे थे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है। उसी के साथ साथ हमने जो है अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स यानी कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ा था। वी टॉक्ड अबाउट पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। उसके बाद हमने जो है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में भी बात की थी। इंडिया में कौन सा सिस्टम है, जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि इन तीनों में से इंडिया के अंदर कौन से गवर्नमेंट के सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रेसिडेंट। ओके बच्चों, तो हम लोग प्रेसिडेंट की बात करेंगे एंड जब भी मैं प्रेसिडेंट का नाम लेती हूं तो आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट इज नॉट द एक्चुअल हेड विद इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जब भी हम लोग प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो एक नॉमिनल हेड की तरह उनको देखते हैं, यानी कि एक ऐसा पोजीशन वो ऑक्यूपाई करते हैं जहां पर उनके पास रियल पावर्स नहीं होती हैं। That does not mean कि पावर ही नहीं है, पावर तो है, but yes, he does not exercise any real powers. All right, so let us start with today's discussion. We'll talk about president, who is just the nominal head of our nation, who is also known as the head of the state. Head of the state का मतलब है कि हमारी जो गवर्नमेंटल सिस्टम है उसका हेड है। बट हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास रियल पावर होती है, जिसको हम लोग रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। सो प्रेसिडेंट इज जस्ट द नॉमिनल हेड। ऑल राइट, ओके, तो सभी को पता है कि हमारी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट इलेक्ट की गई हैं, है ना, तो रिपब्लिक शब्द का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों रिपब्लिक शब्द का क्या मतलब है कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं। ऑल्दो दैट पर्सन इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बट स्टिल दैट हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे दिस इज द्रौपदी मुर्मू। शी इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट। वी हैव टॉक्ड अबाउट हर। हमने एक पूरी जो है शॉर्ट भी बनाई थी इसके ऊपर, समझा भी था, इसको देखने की भी कोशिश करी थी। लेकिन अभी फिलहाल हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके, so article 74(1) of the Indian constitution says that there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice। तो यहाँ पे ये आर्टिकल क्या बोलता है? ये आर्टिकल बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिनको लीड कर रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे हमारे प्रेसिडेंट को, जो कि अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करेंगे एंड वो एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की दी गई एडवाइस पर चलने वाले हैं। ओके, ऑल राइट, so provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। सो यहां पर सिंपली ये बोला गया है, वो भी एक आर्टिकल द्वारा बोला गया है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर द्वारा, जो कि चलेंगे उसी एडवाइस पर। तो आप यहां पर भी देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के दौरान भी ये मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट के पास एक रियल पावर नहीं है। प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड ही कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्हीं की दी हुई एडवाइस पर प्रेसिडेंट को चलना होगा। ओके, सो यहां पर आगे आते हैं। अभी तक हमें ऐसा ही लग रहा है कि भाई प्रेसिडेंट सिर्फ एक नाम का, एक हमने एक शख्सियत बना दी है, उसके पास कोई रियल पावर्स तो है ही नहीं। पावर तो छोड़ो, रियल पावर भी नहीं है। बट ऐसी बात नहीं है बच्चों। यहां पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को मिलती हैं कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स। डिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिशन का मतलब होता है चॉइस। बाय चॉइस जो आप चीजें कर सकते हो, तो कुछ तो पावर्स हैं, वो भी वो अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक यूज कर सकते हैं। जब उनका मन करे तो वो यूज कर सकते हैं उन पावर्स को। कॉन्स्टिट्यूशनली
संविधान के हिसाब से प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो बच्चों, प्रेसिडेंट के पास एक अधिकार है। क्या अधिकार है? वो भी संवैधानिक रूप से उनको दिया गया है कि उनको जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, जो भी बहसबाजी और डेलिब्रेशंस चलती हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, लाइक वट एवर डिसीजन दैट दे टेक, वट एवर डिसीजन दैट दे अराइव एट, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमारे प्रेसिडेंट को मिलेगी ही मिलेगी। मतलब ही हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ दैट, उनको मिलनी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो उनको ऐसे अंधेरे में नहीं रखना है कि भाई प्रेसिडेंट बना दिए तो बना दिए, कुछ तो उनको इन्फॉर्म भी आप करोगे। उसी के साथ साथ द प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज्ड टू फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। इसी के साथ साथ अगर प्रेसिडेंट का मन करता है कि कोई भी, सपोज कोई भी देश में चीज चल रही है, ठीक है, डिसीजंस जो हैं हमारी पार्लियामेंट ले रही है, लोकसभा राज्यसभा में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बहुत बहसबाजी के बाद लिए जा रहे हैं, बट अगर प्रेसिडेंट को किसी भी मुद्दे पर लगता है कि भाई मेरे को भी अधिकार है कि मुझे भी इस चीज के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, तो वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो द थिंग। Then the president often writes to the prime minister and expresses his views on matters confronting the country। और बच्चों, प्रेसिडेंट जो हैं लिखते हैं, लिखित में, व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजते, तो लेटर्स वगैरह लिखकर प्राइम मिनिस्टर को वो बताते हैं कि उनके व्यूज क्या हैं ऑन द मैटर्स विच आर कन्फ्रंटिंग द कंट्री, कि देश में जो भी मुद्दे चल रहे हैं, जो भी मसले चल रहे हैं, उसको लेकर प्रेसिडेंट के व्यू पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट के व्यूज क्या है, सो वो लिखित में भेज देते हैं। मतलब हो सकता है कि ही इज हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग, हो सकता है ही और शी इज अनहैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग, बट यस, तो जो भी व्यू पॉइंट है वो लिखकर भेजेंगे। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली कंसिडर करते हैं प्रेसिडेंट को एज एन अथॉरिटेटिव पर्सन, तो वो उसको इनटू कंसिडरेशन भी लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ तो चीजें हैं, यहां पर 3 चीजें हमने देखी हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी डेलिब्रेशंस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, प्रेसिडेंट को उसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। दूसरी चीज देखी है कि प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। और तीसरी चीज हमने देखी है कि प्रेसिडेंट भी लेटर्स लिखकर भेजते हैं अबाउट वट एवर दैट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, उसके बारे में उनका जो भी व्यू पॉइंट होता है, तो वो लेटर्स में भी लिखकर प्राइम मिनिस्टर तक भेजते हैं। तो ये सारी चीज तो हमने देख ली है, बट ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। डिस्क्रिशनरी पावर अभी हम बात करेंगे, 3 डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। ऑल राइट, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन वेयर द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द पावर यूजिंग हिज और हर ओन डिस्क्रिशन। ऑल राइट, तो यहां पर बच्चों आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट पावर क्या है। द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस given by the council of ministers and ask the council to reconsider the decision. In doing this, the president acts on his or her own discretion. यहां बोला जा रहा है कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा दी जाती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट जो है उस एडवाइस को वापस भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, और उनको ये भी बोल सकते हैं कि आप इसको रिकंसिडर करो, इस पे फिर से सोचो, फिर से इस डिसीजन को लो। ठीक है, दैट कुड हैपन। एंड इन डूइंग दिस, तो ये सब करने में प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पे एक्ट कर रहे हैं। ही इज एक्टिंग अपॉन हिज और हर चॉइस। उनकी मर्जी है तभी वो कर रहे हैं, मर्जी नहीं होगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, सो ही इज एक्टिंग अपॉन हिज ओन डिस्क्रिशन। बट यहां पर एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो वापस तो भेज सकते हैं एडवाइस, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकंसिडर करके दोबारा फिर से वही एडवाइस प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, तो प्रेसिडेंट को वो चीज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर वे, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। अगर एक बार इन्होंने वापस भेजी और उन्होंने फिर से वही चीज इनके पास वापस भेज दी, तो दे विल हैव टू रिकंसिडर इट। ठीक है, सो फर्स्ट सिचुएशन इज दिस। ओके, अब यहां पर सेकंड चीज जो आती है वो है वीटो पावर। वीटो पावर की बात हो रही है बच्चों। जब भी हम वीटो पावर की बात करते हैं, वीटो पावर का मतलब क्या होता है? द राइट टू रिफ्यूज समथिंग, किसी चीज को रिफ्यूज करना, मना करना किसी चीज को। अब यहां पर प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर भी होती है। देखिए कैसे। He has the veto power by which he can withhold or refuse to give assent to bills other than money bill passed by the parliament. Every bill passed by the parliament goes to the president for his assent before it becomes a law, and the president can send the bill back to the parliament asking it
टू रिकंसिडर द बिल। सिंपल सी बात यह है कि हर बिल जो कि पार्लियामेंट के अंदर पास होता है, एक्सेप्ट द मनी बिल, एक्सेप्शन है मनी बिल, मनी बिल पे ऐसी कोई चीज नहीं होगी, लेकिन मनी बिल के अलावा कोई भी बिल जो कि पार्लियामेंट में पास किया जाता है बच्चों, वो बिल लॉ तब तक नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उस पर एसेंट नहीं देंगे, अपना मंजूरी नहीं देंगे जब तक, ठीक है। तो जब तक ही वोंट गिव हिज एसेंट टू द बिल, दैट बिल वोंट बिकम अ लॉ। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, तो हाँ, एसेंट के लिए जाता है, फिर कानून बनता है। प्रेसिडेंट जो है बच्चों क्या कर सकते हैं, ही कैन एक्ट ऑन हिज वीटो, रिफ्यूजल पावर है उनके पास। तो ही कैन सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट आस्किंग इट टू रिकंसिडर द बिल। तो जैसे पहले एडवाइस रिकंसिडर करने के लिए भेज रहे थे, यहां पर वो बिल भी रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है बिल वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट के पास और उसको बोल सकते हैं कि आप इस बिल को रिकंसिडर कीजिए, फिर से कंसिडर कीजिए, बिकॉज ही माइट फील कि इसमें कुछ सही नहीं है। तो उस केस सिनेरियो में वो वापस भी भेज सकते हैं। बट दिस वीटो पावर इज लिमिटेड। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होगा कि बिल कभी लॉ बन ही नहीं पाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया उस बिल को। तो जो ये वीटो पावर है ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, बिकॉज if the parliament passes the same bill again and sends it back to the president, then the president has to give assent to that bill, ठीक है। लेकिन अगर जब वो बिल वापस भेजते हैं और अगर हमारे काउंसिल की बात कर रही हूं, पार्लियामेंट ने अगर फिर से उस बिल को पास करा और फिर से प्रेसिडेंट के पास वापस भेज दिया, तो प्रेसिडेंट को फिर इस केस में तो एसेंट देना ही पड़ेगा, मंजूरी देनी ही पड़ेगी। ऑल राइट, तो यहां पर वो फिर से रिफ्यूज नहीं कर सकते, ओनली वंस ही कैन डू इट, ही कैन आस्क फॉर अ रिकंसिडरेशन, बट सेकेंड टाइम में nothing can be done. Therefore, this veto power is kind of limited. There is no mention in the constitution about the time limit within which the president must send the bill back for reconsideration. This means that the president can just keep the bill pending with him without any time limit, and this gives the president an informal power to use the veto in a very effective manner. And this is sometimes referred to as pocket veto. लेकिन एक बहुत ही स्पेशल सी पावर जो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास है वो ये है कि अगर प्रेसिडेंट के पास सपोज एक बिल आता है, उन्हें अच्छा नहीं लग रही है वो चीज, उन्हें लग रहा है कि अगर मैं वापस भी भेजूंगा तो फिर से ना वो सेम पास करके मेरे पास भेज देंगे, तो फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। लेकिन इस केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ही कैन कीप द बिल पेंडिंग विद हिमसेल्फ। तो जब तक उनके पास बिल है ना तो वो कानून बना ना वो काउंसिल के पास वापस गया, तो बहुत लंबे समय तक कोई टाइम लिमिट नहीं है जिसके दौरान प्रेसिडेंट को वो बिल को एसेंट देना है या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है। इस वजह से प्रेसिडेंट अपने पास वो बिल लंबे से लंबे समय तक रख सकते हैं, और यहाँ पर प्रेसिडेंट को इस वजह से एक बहुत ही इनफॉर्मल सी पावर मिली है, वेयर ही कैन यूज हिज वीटो पावर इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। बहुत ही प्रभावी तरीके से वो अपनी वीटो पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसी को रेफर किया जाता है एज दी पॉकेट वीटो, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस इज रेफर टू एज पॉकेट वीटो, कोई नॉर्मल वीटो नहीं है। ही कैन एक्सरसाइज इट इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। सो आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एक बार इसको शॉर्ट में समझिए। सिंपल सी बात है, कोई भी बिल जो है वो लॉ तब बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी मंजूरी यानी कि एसेंट देते हैं। एक बारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई बिल भेजा एंड सपोज द प्रेसिडेंट डज नॉट एग्री विद इट, तो वो वापस काउंसिल के पास भेज सकते हैं कि आप इसको रिकंसिडर करो। बट इफ द काउंसिल सेंड्स इट बैक आफ्टर रिकंसिडरेशन विदाउट मेकिंग एनी चेंज, देन द प्रेसिडेंट विल हैव टू एक्सेप्ट इट। तो तभी बोला जाता है कि ये वीटो पावर थोड़ी लिमिटेड है। बट दूसरे केस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट अगर रिकंसिडरेशन के लिए ना भेजे और अपने पास ही बिल को रखे रहे बहुत ही लंबे समय तक, तो उस केस में वो एक बहुत इफेक्टिव मैनर में अपनी वीटो पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है पॉकेट वीटो। दिस इज द सेकंड डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन विच ही इज एक्टिंग ऑन हिज चॉइस। ओके, नाउ द लास्ट में क्या चीज है बच्चों, ध्यान से समझिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हेन आफ्टर एन इलेक्शन no leader has a clear majority in the Lok Sabha, now the president has to decide whom to appoint as the prime minister. In such a situation, the president has to use his own discretion in judging who really may have the support of the majority or who can actually form and run the
गवर्नमेंट। अब यहां पर ना हमें थोड़ा सा अपने पॉलिटिकल सिनेरियो पे वापस जाना पड़ेगा, हल्का सा फोकस करना पड़ेगा। किस चीज पर? इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन पर। आप लोगों को पता है कि 1947 वाज द ईयर जब हम लोगों को क्या मिली थी? आजादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं 1952 में, और कौन सी पार्टी इलेक्ट होती है इस टाइम पर? द इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट इलेक्टेड। और एक बहुत ही लंबे समय तक बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस सेंटर पे और मैक्सिमम स्टेट्स पर अपना कब्जा जमा के रखती है, वेयर इन इट वॉज रूलिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विद इन इंडिया। ऐसा नहीं था उस टाइम पे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हुआ करती थी, बट आईएनसी जो है इतने लंबे समय तक रूल इस वजह से कर रहा था बिकॉज दैट वाज द ओनली पार्टी व्हिच वाज पॉपुलर एट दैट टाइम, व्हिच यूज्ड टू हैव द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। अभी वो चीज नहीं रही, बट हाँ उस समय पर थी। बट 1990s के दौरान, 1990s के दशक में हमको एक बहुत ही बड़ा चेंज इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में देखने को मिलता है, वेयर इन कांग्रेस पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी वो बिल्कुल कम हो जाती है, एंड अदर पार्टीज, रीजनल पार्टीज स्टार्टेड टू कम अप, एंड दोज रीजनल पार्टीज वर नॉट एबल टू विन अ मेजॉरिटी एट द सेंट्रल लेवल। अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से वो जीत रहे थे, बट सेंट्रल लेवल पर उनको इस टाइम मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी। सो दिस वाज द टाइम ऑफ कोalition पॉलिटिक्स और कोalition गवर्नमेंट का ये समय था। कोalition का समय था। कोalition का क्या मतलब है बच्चों? कि जब किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलते हैं, so a number of parties come together and by the virtue of their majority, by the virtue of their collective majority, they form a government at the center। ठीक है? सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात हो रही है कि ऐसे बहुत बारी सिनेरियोज आते हैं जहां पर किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती, और उस केस में आपको यह भी क्लियर नहीं होता है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होता कौन है? प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। अब इस केस में तो मेजॉरिटी पार्टी कोई हुई ही नहीं, अलग अलग पार्टीज है जिनके पास थोड़ी थोड़ी जो है हम बोल सकते हैं वोट्स हैं, मेजॉरिटी किसी के पास भी नहीं है, सब मिलकर आ गए हैं। और इस केस सिनेरियो में एक जज का काम करना है कि भाई किसको प्रेसिडेंट बनाए, क्योंकि अलग अलग पार्टीज हैं, उनके अलग अलग कंटेंडर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, नॉट द प्रेसिडेंट, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर जो बनना चाहते हैं। तो कौन सिलेक्ट करेगा, कौन यहाँ पे जज बनेगा और कौन अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को, कौन चुनेगा उनमें से? तो यहां पे पावर मिलती है हमारे प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकते हैं whom to appoint as the prime minister। अब यहां पर ना एक और कंफ्यूजन है कि मैम यहां तो अपॉइंट लिखा है, हम तो इलेक्टेड पढ़ते हैं हमेशा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी जो भी बनेगा यार, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसान कहीं ना कहीं से तो इलेक्टेड ही है ना, हमने उसको इलेक्ट करा है, बट उसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे थोड़ी इलेक्ट करते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर तो वैसे भी इनडायरेक्टली बनते हैं, ठीक है? सो प्राइम मिनिस्टर की तरह हम कभी भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते किसी को, बाद में बनता है वो इंसान प्राइम मिनिस्टर, विच इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड वी कैन से। तो यहां पर वही बात हो रही है, अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा। जो अलग अलग पार्टीज हैं, सपोज 3 पार्टीज हैं और वो तीनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि चलो हमने गवर्नमेंट तो फॉर्म कर ली, बट हमारे पास 3 अलग अलग कंटेंडर्स हैं, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो उसका नतीजा प्रेसिडेंट लेंगे कि भाई A, B, C इनमें से किसको प्राइम मिनिस्टर चूज करना है। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर इलेक्टेड पीपल, बट देन यू हैव टू अपॉइंट समवन एज द प्राइम मिनिस्टर, देन द डिसीजन विल बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट इन दिस केस। तो इन सच अ सिचुएशन प्रेसिडेंट इज ऑल्सो यूजिंग हिज डिस्क्रिशन, अपनी चॉइस, अपनी मंजूरी, अपने आप से वो सिलेक्ट करेंगे, जज करेंगे कि किसके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट है और कौन जो है एक्चुअली गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकता है। सो यहाँ पर एक बहुत ही मेजर और एक बहुत ही अच्छी पावर मिली है हमारे प्रेसिडेंट को, जहां पे ही इज electing, selecting people, we can say, for the government. I hope this thing is pretty much clear to you. All right, चलिए